हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अपने पिछले वीक जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़ आई है उसकी हम बात करेंगे। यानी एक संपूर्ण वीडियो दोस्तों पिछले वीक के जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़ हमारी होंगी उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यहाँ लिखा हुआ है वीकली बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़ दोस्तों। और स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन्फॉर्मेशन से। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हम एक साथ का करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों लिखा हुआ है आरबीआई डायरेक्ट 25% इंक्रीज इन रिस्क वेटेड फॉर कमर्शियल बैंक्स कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर टू 125% दोस्तों। ठीक है, तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से बोला है कि कस्टमर का जो ऋण एक्सपोजर है उसे 25% बढ़ाकर 125% करने का दिया है। अब गाइस किसमें दिया है ये सब पूरा हम पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। ठीक है, तो क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए दोस्तों। तो इन्फॉर्मेशन क्या है देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से बोला है दोस्तों टू इंक्रीज द रिस्क वेटेड विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ कमर्शियल बैंक बाय 25% to 125%, merely a month after flagging the high growth in certain component of consumer credit। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे देखो हमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इस स्लाइड से हमको क्या चल रहा है कि बस इतना चल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से बोला है कि आप कस्टमर का रिस्क एक्सपोजर जो है उसे 25% बढ़ाकर 125% कर दीजिए। लेकिन कौन सा रिस्क एक्सपोजर ये हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमें 25 से 125 याद बस क्लियर है बस कि 25 बढ़ाना है और बढ़ा के 125 करना है दोस्तों। यानी इस कहने का मतलब समझो, यानी ये 100 है दोस्तों, तभी ना भाई सिंपल सी बात है। अगर 25 बढ़ा के 125 करना है मतलब जब 100 में हम 25 बढ़ाएंगे तभी तो ये 125 होगा। यानी 100% रिस्क एक्सपोजर तो है। अब वो किसका है दोस्तों ये हमें पता करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब क्या बोला गया, द 25% रिस्क वेटेज इंक्रीज अप्लाई टू पर्सनल लोन दोस्तों। अच्छा, अब यहां क्लियर हो गया दोस्तों, यह क्या बात हो रही है, पर्सनल लोन बट एक्सक्लूड सर्टेन कैटेगरी सच एज हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन एंड लोन सिक्योर्ड बाय गोल्ड एंड द गोल्ड ज्वेलरी दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या कि आपको 25% जो रिस्क वेटेज है वो बढ़ाना है बट पर्सनल लोन का दोस्तों, क्योंकि पर्सनल लोन होता है विदाउट सिक्योरिटी होता है। और क्या बोला गया है, और छोड़ दीजिएगा मतलब ये दोस्तों से होम लोन है, एजुकेशन लोन है, व्हीकल लोन है एंड लोन सिक्योर्ड बाय गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी, यानी सब छोड़ देना है। इस पर आपको नहीं बढ़ाना है, केवल पर्सनल लोन बढ़ाना है दोस्तों। तो अब हमें क्लियर हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसकी बात कर रहा है दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से बोला है कि आपको पर्सनल लोन पर कस्टमर के पर्सनल लोन पर 25% का रिस्क वेटेज एसेट बढ़ाना है और बढ़ाकर 125% कर देना है। यानी पर्सनल लोन की बात दोस्तों हो रही थी। और क्या बोला गया देखिए, और क्या बोला गया देखिए, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक previously with the 125% risk weightage have been increased to 150% दोस्तों। और बेटा क्या बोला गया, जैसे मैं यहाँ पढ़ा देगा तो पर्सनल लोन जो है, तो पर्सनल लोन पर जो रिस्क एक्सपोजर है इसको दोस्तों आप 100% पे 25% ऐड कर दीजिए और आप 125 कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों क्या बोला गया, और क्या बोला गया, जो क्रेडिट कार्ड दोस्तों है ना, क्रेडिट कार्ड, इस पर गैस क्या था, इस पर 125% पहले था, इस पर 25 और बढ़ा दीजिए और बढ़ाकर आप कर दीजिए 150%। यानी क्रेडिट कार्ड पर 150% करना है दोस्तों। और क्या बोला गया, बैंक विल ऑल्सो हैव टू सेट असाइड 25 परसेंटेज पॉइंट हाइयर रिस्क वेट फॉर लोन टू एनबीएफसी एक्सक्लूडिंग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी दोस्तों। और बेटा क्या बोला गया, अगर कोई बैंक है जो एनबीएफसी को लोन बांटता है, अगर कोई बैंक है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोन बांटता है, तो आपको उस पर भी 25% का रिस्क वेटेज बढ़ा देना है एक्सेप्ट ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। यानी इनको छोड़ के दोस्तों, इनको छोड़कर आपको 25% का रिस्क और बढ़ाना है एनबीएफसी पर दोस्तों। एक पॉइंट ये बोला गया है, आगे देखिए और क्या बोला गया है, द इंक्रीज इन रिस्क वेटेज विल ओनली बी एप्लीकेबल इफ द एनबीएफसी आर इन द ट्रिपल ए, डबल ए और ए कैटेगरी वेयर द रिस्क वेटेज आर लोअर देन 100% दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि ये वही एनबीएफसी होंगे बेटा जिनकी रेटिंग ट्रिपल ए, डबल ए और ए होगी दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा। क्या बोला है, आरबीआई ने बोला कि एनबीएफसी पर भी आपको 25% का रिस्क वेटेज बढ़ाना है
एक्सेप्ट ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। लेकिन ये वो एनबीएफसी होंगी जो ट्रिपल ए, डबल ए या ए रेटिंग की होंगी दोस्तों। और क्या बोला गया, द डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग द बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट इज सेट फॉर फरवरी 29 2024 दोस्तों। तो ये डेडलाइन बेटा कब से एप्लीकेबल होगी, फरवरी 29-24 से दोस्तों। तो यहां पे हमारी ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी जो आपने अभी देखी दोस्तों। इंफॉर्मेशन क्या थी, वो सिंपल सी इंफॉर्मेशन है दोस्तों। इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में बैंकों से बोला है कि आप अपने कस्टमर को जो पर्सनल लोन देते हैं, उस पर रिस्क वेटेड एसेट आपको 25% इंक्रीज करना है और करके इसे 125% कर देना है दोस्तों। ये बोला गया। फिर क्या बोला गया दोस्तों, फिर बोला गया इसके अलावा दोस्तों रिजर्व बैंक ने बोला, सेम बोला है कि जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, इस पे गाइस 125% का होता है RWA, इसमें भी 25 और जोड़ दीजिए और इसको आप 150% कर दीजिए। ठीक है, ये भी क्लियर है। इसके बाद क्या बोला गया बेटा कि अगर जो बैंक्स हैं, अगर आप एनबीएफसी को लोन बांट रहे हैं तो इसमें भी 25% रिस्क आपको अलग से रखना पड़ेगा, एक्सेप्ट ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी दोस्तों, इनको छोड़ के दोस्तों। और फिर क्या बोला गया है, ये वो एनबीएफसी होंगी जिनकी रेटिंग ट्रिपल ए या डबल ए या ए होंगी दोस्तों। और फिर क्या बोला गया कि 29 फरवरी 2024 से ये लागू होना चाहिए। तो यहां पे आपकी पहली इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपको दिखा दी है। तो ये गाइस हमारी पहली इंफॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, अब बात करेंगे न्यूज नंबर 2 की दोस्तों। तो रिजर्व बैंक की न्यूज नंबर 2 दोस्तों, क्या बोला गया देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट बैंक टू ओपन करंट अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीड दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से बोला है कि आप निर्यात आय के लिए चालू खाता खोलने की अनुमति दीजिए। चालू खाता, अच्छा मतलब करंट अकाउंट दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ देखिए, इसका मतलब क्या हुआ देखो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिटेड बैंक्स टू ओपन एडिशनल करंट अकाउंट, मतलब अलग से करंट अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीड in addition to special rupee vostro account, ठीक, with a view to providing greater operational flexibility to exporter दोस्तों। तो रिजर्व बैंक क्या बोला बेटा कि निर्यातकों को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करने के लिए बैंकों को विशेष रुपया वस्त्रों खातों के अलावा निर्यात आय के लिए अतिरिक्त चालू खाते खोलने की अनुमति दी दोस्तों, देना चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से बोला है कि आप स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट के अलावा भी आप एडिशनल करंट अकाउंट खोलने से जाने ताकि जो एक्सपोर्टर है उसको मतलब बिजनेस करने में आसानी हो दोस्तों। अच्छा फिर क्या बोला गया देखिए, फिर क्या बोला गया, इन जुलाई 2022, जुलाई की बात है 22, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आस्क बैंक टू पुट इन प्लेस एडिशनल अरेंजमेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन इन इंडियन रुपी इन व्यू ऑफ द इंक्रीज इन, ठीक है, ये कुछ इसमें कुछ है नहीं पढ़ने वाला, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इस न्यूज का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए लिखा है कि स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट के अलावा करंट अकाउंट खोलने की बेटा हो रही है। इसका बेटा मतलब देखिए, पहले का ही समझ लीजिए कि ये स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है दोस्तों। देखिए जैसे बेटा मान लीजिए कि ये है इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया दोस्तों। अब बेटा इंडिया में एक बैंक है जिसका नाम है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और गाइस एक देश है यूएसए। और बेटा यहां पर एक बैंक है जिसका नाम है सिटी बैंक दोस्तों, ठीक। दोस्तों देखिए जब हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना अकाउंट खोलता है सिटी बैंक दोस्तों, ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए होता है नॉस्ट्रो अकाउंट,
और बेटा ये सिटी बैंक के लिए होता है वॉस्ट्रो अकाउंट दोस्तों, ठीक है, मतलब अकाउंट एक ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसे अपने लिए क्या बोलेगा, नॉस्ट्रो, और सिटी बैंक में खुला है दोस्तों, तो सिटी बैंक क्या है, वॉस्ट्रो है दोस्तों। अच्छा और देखिए, अब गाइस मान लो सिटी बैंक है जो अपना अकाउंट खोलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों, तो भाई लोग ये सिटी बैंक के लिए नॉस्ट्रो होता है, और दोस्तों हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए वॉस्ट्रो होता है दोस्तों। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी की बात कर रहा है, वॉस्ट्रो अकाउंट की बात कर रहा है। तो गाइस ऐसा क्यों होता है, ऐसा बेटा क्यों होता है, ये बेटा होता है फॉर द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है गाइस, ठीक है, आप एक बिजनेसमैन है और आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, मतलब बेचते हैं, और आपका जो बायर है, आपका जो बायर है दोस्तों, वो बेटा यूएसए में रहता है और ये आपसे इंपोर्ट करता है, ठीक है। अगर ये कोई सामान आपसे इंपोर्ट करता है बेटा, तो इसको पैसे आपको देने हैं, तो ये पैसे कैसे देगा बेटा, ये पैसे कैसे देगा, तो बेटा ये देगा पैसे किसको, ये देगा पैसा सिटी बैंक को दोस्तों, ठीक। पहले ही आपसे पूछेगा कि तुम्हारा कौन सा बैंक है इंडिया में, आपने बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये पता करेगा कि हमारे देश में कौन सा ऐसा बैंक है जिसका वॉस्ट्रो अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तभी तो पैसा पाएगा। कैसे दोस्तों, तो ये बेटा देगा पैसा इनको, सिटी बैंक को, अब बेटा सिटी बैंक ये पैसा दे देगा कहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले अपने इस अकाउंट में, जहां से SBI निकालेगा पैसा दोस्तों। यानी गाइस ये जो अरेंजमेंट है बेटा, इसका समझो मतलब क्या, इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, अगर मान लो गाइस कोई ऐसा बायर है बेटा जो अमेरिका में कहीं पे मतलब वहां रहता है, मतलब गांव में रहता है दोस्तों, कोई बिजनेसमैन है जो अमेरिका में दूर जा रहता है, वहां गाइस मान लो सिटी बैंक नहीं है, तो अगर अमेरिका में आप बेटा बिजनेसमैन है जो ऐसे रहता है जहां सिटी बैंक नहीं है, अब इसको पेमेंट बेटा करना है इनको, तो बेटा फिर ये सिटी बैंक में इतना दूर आए फिर अपना अकाउंट खुलवाए, दिक्कत हो जाती है। तो RBI ने क्या बोला है कि देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर बेटा मान लो क्या कहते हैं कि जैसे मान लो दिक्कत ये हो रही है बार बार, तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या बोला RBI कि तुम भाई करंट अकाउंट भी खोल दो, करंट अकाउंट, और सीधे ये नंबर दे दो अपने बिजनेसमैन को। अब बेटा वो किसी बैंक में जाएगा और किसी बैंक से पैसा भेजेगा आपको दोस्तों, तो ये इसलिए हुआ, वरना पहले दिक्कत क्या थी बेटा कि भाई बैंक का वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो होना चाहिए तभी पैसा आ जा पाएगा। तो अब RBI ने क्या बोला है कि भाई ये खत्म कर दो ये सब चीजें, और इन्हें एडिशनल करंट अकाउंट दे दो, ये नंबर दे दो बेटा, वो किसी बैंक से पैसा भेज देगा आपको। तो ये बात हुई है, बस और कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या बात करेंगे, न्यूज नंबर 3 की दोस्तों। न्यूज नंबर 3 क्या बोला गया देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन सेंट्रल बैंक गोल्ड एक्विजिशन ट्रेंड परचेस 9 टन इन जुलाई सितंबर क्वार्टर दोस्तों, ठीक। यानी कि क्या बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई से सितंबर, मतलब गाइस दूसरे क्वार्टर में, ये हुआ ना बेटा भाई, अप्रैल मई जून आपका होता है पहला क्वार्टर, और जुलाई अगस्त सितंबर आपका होता है दूसरा क्वार्टर दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई से लेकर सितंबर तक, मतलब क्वार्टर 2 में दोस्तों 9 टन गोल्ड खरीदा है। ये इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या इंफॉर्मेशन, देखिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेस्ड 9 टन ऑफ गोल्ड, ठीक है, इन द सितंबर क्वार्टर, मतलब क्वार्टर 2, कंट्रीब्यूटिंग टू द 337 टन परचेस बाय गोल्ड सेंट्रल बैंक दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन दी है कि हमने जुलाई अगस्त सितंबर इस क्वार्टर में टोटल 9 टन गोल्ड खरीदा है, और दुनिया भर जो सेंट्रल बैंक है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जो है दोस्तों, इन्होंने मिला जुला के 337 टन गोल्ड खरीदा है सेम क्वार्टर में। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने तो दूसरे क्वार्टर में 337 टन गोल्ड परचेस किया है, जिसमें RBI का 9 टन गोल्ड है दोस्तों। अच्छा और क्या बोला गया देखिए दोस्तों, और क्या बोला गया, एट द एंड ऑफ द सितंबर इंडिया ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व रीच द 880.7 टन दोस्तों, वहां 7 नहीं है, 880 है, 880.7 टन, पोजिशनिंग इट एट द 10th स्पॉट ग्लोबली अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बेटा इसका हेडक्वार्टर लंदन में, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने क्या बोला, इन्होंने बोला बेटा क्या कि जो ये 7 टन कि सितंबर मंथ के लास्ट तक
भारत के पास अब तक जो गोल्ड हो गया है वो हो गया 880.7 टन। इसके हिसाब से भारत जो है ये दुनिया का 10वें नंबर का ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड है दोस्तों। फिर क्या बोला गया, इन द करंट ईयर दोस्तों, यानी अप्रैल से बात हो रही है। इन द करंट ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड परचेज हैव टोटल 19.3 टन दोस्तों। तो भाई अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19.3 टन गोल्ड खरीदा है। 19.3 टन गोल्ड, यानी गाइस दूसरे क्वार्टर में कितना, देखो दूसरे क्वार्टर में 9 टन, ठीक, यानी गाइस पहले क्वार्टर में 10.3 हो गया। भाई 10.3 प्लस 9 होता है 9 तभी ना कहा 19.3। तो इस साल अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक 19.3 टन गोल्ड खरीदा है दोस्तों। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। फिर क्या बोला गया, तो इंडिया का टोटल फॉरेक्स रिजर्व जो है ये दोस्तों 586.9 बिलियन डॉलर बेटा हो चुका है एज ऑफ 29 सितंबर, आउट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ गोल्ड हिल्ड वॉज 43.7 बिलियन डॉलर और 7.44% ऑफ द टोटल रिजर्व। दोस्तों देखिए फॉरेक्स रिजर्व दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब दोस्तों क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी मुद्राएं नहीं आती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में गाइस विदेशी मुद्रा भी आती है, गोल्ड भी आता है दोस्तों, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी आती है। इंडिया ने किसी और कंट्री के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया है वो भी इसमें आता है दोस्तों। ठीक है, तो बेटा क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं बेटा कब 29 सितंबर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो था 586.9 बिलियन डॉलर का, जिसमें गाइस अगर हम केवल गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की वैल्यू कितनी 43.7 बिलियन डॉलर, यानी करीब 7.44% के आसपास दोस्तों। ये डेटा है 29 सितंबर का। ठीक है, फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा एज ऑफ 10th नवंबर shows that the total reserve at 590 billion dollar and the value of the gold held at 45.5 billion dollar और 7.7% of the total दोस्तों। और बेटा क्या बोला गया, लेकिन दोस्तों अगर हम 10th नवंबर की बात करें, भाई 29 नवंबर दोस्तों क्या लिखा गया, 29 नवंबर को हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 586.9 बिलियन था, लेकिन दोस्तों 9 नवंबर को ये बढ़कर कितना हो गया 590 बिलियन डॉलर। और बेटा इस समय क्या था, जो गोल्ड की वैल्यू थी उतनी 43.7 बिलियन डॉलर, मतलब 7.44%। लेकिन दोस्तों अब हम बात करें तो ये 45.5 हो जाएगा और वैल्यू 7.7% हो जाएगी। तो एक पॉइंट यहां पर ये था जो हमने समझाया आपको, अच्छा पॉइंट एग्जाम में दोस्तों ये आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दोस्तों। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेंड योनो ग्लोबल एप्लीकेशन टू द यूएसए एंड द सिंगापुर दोस्तों। ठीक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने योनो ग्लोबल एप्लीकेशन को यूएस और सिंगापुर तक आगे बढ़ा रही है दोस्तों, मतलब इन कंट्रीज में भी ये एप्लीकेशन चलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज सेट टू लॉन्च द योनो ग्लोबल एप्लीकेशन इन सिंगापुर एंड द यूएस दोस्तों। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों ये अपने योनो ग्लोबल एप्लीकेशन को सिंगापुर और यूएस में आगे पहुंचा रही है। द एक्सपेंशन एम टू ऑफर डिजिटाइज रेमिटेंसेस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर इन दिस रीजन, यानी गाइस इन देशों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कस्टमर है वो आराम से अपना ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकें दोस्तों। ठीक है, और बेटा क्या बोला गया दोस्तों, प्रेजेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर योनो ग्लोबल सर्विसेज इन द 9 कंट्री। तो दोस्तों क्या बोला गया कि इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो योनो ग्लोबल एप्लीकेशन है वो 9 देशों में काम करता है, और 2 देश और कौन हो गए, यूएस और सिंगापुर, जहां आगे बढ़ाना है, मतलब टोटल 11 हो जाएंगे दोस्तों। तो 9 देशों में ऑलरेडी काम कर रहा है और यूएसए और सिंगापुर में आगे बढ़ाना है दोस्तों। फिर क्या बोला गया, पहली बार इन सितंबर 2019 इट स्टार्टेड विद द यूके ऑपरेशन दोस्तों। तो पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 में अपना पहला जो काम था वो शुरू किया था यूके में। तो ये पॉइंट आपके सामने है दोस्तों, देख लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन दी है कि जो हमारा योनो एप्लीकेशन है, योनो ग्लोबल सर्विसेज, वो यूएसए और सिंगापुर में आगे बढ़ाया जाएगा।
ताकि यहाँ का जो कस्टमर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो रेमिटेंस सर्विस कर पाए दोस्तों। फिर क्या बोला गया था कि प्रेजेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 9 देशों में बिजनेस है, मतलब ये एप्लीकेशन काम है। और क्या बोला गया, सितंबर 19 इट स्टार्टेड विद द यूके ऑपरेशन दोस्तों। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हमारे पास हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम बात करेंगे एग्रीमेंट एंड एमओयूज की, यानी बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस क्या लिखा है, फोन पे पार्टनर्ड विद द चेन्नई मेट्रो टू इनेबल डिजिटल टिकट परचेस दोस्तों। तो भाई डिजिटल टिकट परचेस करने के लिए फोन पे ने चेन्नई मेट्रो के साथ एग्रीमेंट किया है दोस्तों। पूरी इंफॉर्मेशन क्या है यहां पर देखिए। तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद द फोन पे, ठीक है, टू इनेबल डिजिटल टिकट परचेसेस फॉर मेट्रो ट्रेवलर दोस्तों। ठीक है, इसका बेटा मतलब क्या है दोस्तों, जैसे फोन पे आप यूज करते हैं तो फोन पे आप एप्लीकेशन ओपन कीजिए, वहां दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉडबैंड पेमेंट, फोन नंबर रिचार्ज दोस्तों। वैसे बेटा आपको मेट्रो टिकट रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको चेन्नई मेट्रो का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप दोस्तों चेन्नई मेट्रो का टिकट ऑनलाइन अपने फोन पे ऐप से परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही लिखा गया बेटा, द पार्टनरशिप एम टू स्ट्रीमलाइन द टिकट प्रोसेस एंड एनकरेज पीपल टू यूज द मेट्रो दोस्तों। इससे बेटा आसानी आती है भाई, आप मेट्रो में जाते हो, लाइन में खड़े टिकट लेते हो लाइन में, तो भाई लाइन में खड़े हो आप, इतनी भीड़ हो जाती है, इससे अच्छा अपने फोन पे से आप टिकट परचेस कर लो दोस्तों। और क्या बोला गया देखिए, और क्या बोला गया, एडिशनली कंप्यूटर्स विल रिसीव अ 20% डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक टिकट एज कंपेयर टू द दोज परचेस ऑफलाइन दोस्तों। यानी कि स्टार्टिंग में क्या बोला गया कि अगर आप फोन पे से चेन्नई मेट्रो टिकट परचेस करते हैं तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। ये भी एक अच्छी खबर है आपके लिए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है सिडबी साइंड एमओयू विद द टीडीबी, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, टू सपोर्ट एमएसएमई दोस्तों, टू सपोर्ट एमएसएमई। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड दोस्तों ये हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है हमारे देश में इनोवेशन को बढ़ावा देना। अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टार्टअप अच्छा इनोवेशन करता है तो ये फंडिंग भी करते हैं बेटा इससे। तो सिडबी ने और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने आपस में एग्रीमेंट किया है दोस्तों। देखिए एग्रीमेंट क्यों है दोस्तों, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ एमओयू विद द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, टू ईज एक्सेस ऑफ द क्रेडिट टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज दोस्तों, ताकि हमारे देश में जो एमएसएमई है इनको फंडिंग मिले। तो सिडबी ने और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने आपस में एग्रीमेंट किया ताकि हमारे देश में जो एमएसएमई है इन तक पैसा पहुंचे। अच्छा, और देखो, तो अंडर दिस एमओयू सिडबी एंड टीडीबी विल सपोर्ट एमएसएमई विथ रिस्पेक्टिव कोर कॉम्पिटेंसीज एंड एक्सपर्टाइज दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा कि सिडबी और टीडीबी ये लोग मिलकर हमारे देश में ऐसे एमएसएमई खोजेंगे जो इनोवेशन वाला काम करते हो, और ये दोनों मिलकर फंडिंग करेंगे दोस्तों, ये दोनों मिलकर फंडिंग करेंगे। तो एक पॉइंट दोस्तों हमारे पास ये। और क्या बोला गया, कुछ नहीं है इस, तो कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, सिडबी की और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड का आपस में एग्रीमेंट हुआ है ताकि हमारे देश में जो एमएसएमई है उन तक पैसा पहुंचे दोस्तों। कैसे पहुंचेगा, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इनोवेटिव वर्क करने वाले स्टार्टअप को ढूंढेंगे और उन्हें बेटा फंडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। कर्नाटका बैंक टाइज अप विद द एचडीएफसी लाइफ। तो कर्नाटका बैंक है दोस्तों और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दोस्तों। इसे पढ़ना ही नहीं आपको पूरा, बस आप इतना पढ़ लो, कर्नाटका बैंक है और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है। देखिए दोस्तों, तो जब कोई बैंक और कोई इंश्योरेंस कंपनी आपस में टाई अप करती है दोस्तों, तो इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, इसे बेटा हम बोलते हैं बैंक का एश्योरेंस। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, बैंक का एश्योरेंस बोलते हैं। इसमें इस फायदा क्या है दोस्तों, ये तो भाई सिंपल सी बात है, बैंक को पता है उनके पास कस्टमर आते हैं, तो अगर वो एचडीएफसी लाइफ की पॉलिसी अपनी ब्रांच से सेल करेंगे तो उन्हें बेटा एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगा इनको।
है ना गाइस, बैंक का एश्योरेंस। तो बस आप ध्यान देना कि हम क्या बात कर रहे हैं, कर्नाटका बैंक की और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की, इनके बीच में बैंक का एश्योरेंस पैक्ट साइन हुआ है, बस इतना ही पढ़ना है बस आपको। ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, कर्नाटका बैंक अगेन, एंड यहां पे दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी दूसरी है, कर्नाटका बैंक टू डिस्ट्रीब्यूट बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दोस्तों। इसके पहले क्या था, एचडीएफसी लाइफ, अभी क्या है दोस्तों, बजाज एलियंस, वही सेम बेटा। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बैंक का एश्योरेंस। ठीक है, फिर से देखो, तो यहां बेटा क्या बात हो रही है, कर्नाटका बैंक ने बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस से बैंक का पैक्ट साइन किया है दोस्तों। आप क्वेश्चन एक पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, एक बैंक एक साथ कितनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन कर सकता है? तो यहां पे गाइस हमारा आंसर क्या होगा, 9 कंपनी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई लोग, ये सब नहीं पढ़ना आपको। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दोस्तों। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पार्टनर विद द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट फंड रेजिंग फॉर एसएमई इन स्टेट दोस्तों। तो राज्य मतलब वेस्ट बंगाल की बात हो रही बेटा, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए राज्य में एमएसएमई के लिए धन जुटाने की सुविधा के लिए एनएससी ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेटा है, ठीक है, तो बेटा इसने क्या किया है, इसने एक प्लेटफॉर्म बनाया दोस्तों, इसने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसने बेटा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों जो ये होती हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये लोग बेटा यहां पर आकर लिस्टेड हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और ये लोग बेटा यहां से अपना शेयर बेच सकती हैं, अपना शेयर गाइस। ठीक है, जैसे मान लो बेटा मैं हूं, अब बेटा मुझे लग रहा है कि यार वेस्ट बंगाल में क्या है, एक कंपनी है जो एसएमई है, छोटी कंपनी है, बट इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा है, तो बेटा मैं इस कंपनी का शेयर परचेस कर लूंगा। तो जब मैं इस कंपनी का शेयर परचेस करूंगा बेटा, तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया पार्टनर दोस्तों, मैं इसका पार्टनर बन गया दोस्तों, और इस कंपनी को पैसा मिल गया दोस्तों। वही बात बेटा हो रही कि एनएससी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इनके बीच में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है दोस्तों, आप देखिए यहां पे, आपको दिखाते हैं, देखिए, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी दोस्तों, तो ये हमारे देश का शेयर मार्केट है। हाँ, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैव साइंड अ एमओयू, ठीक है, टू हेल्प एसएमई इन द स्टेट रेस फंड, यानी वेस्ट बंगाल स्टेट में जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको पैसा उठाने में इजी हो जाए दोस्तों। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पैसा कैसे उठाएंगे, वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कैसे दोस्तों। देखो क्या बोला गया, द एनएससी विल होल्ड अवेयरनेस सेशन फॉर एमएसएमई टू एजुकेट देम अबाउट द फंड रेजिंग प्रोसेस। ये पढ़ना नहीं है आपको, ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है, यहां पढ़िए। तो बेटा एसएमई कैन लिस्ट ऑन द होगा है कि बेटा कैसे होगा, देखो, तो बेटा जो एसएमई है ये अपने आप को दोस्तों क्या है, एनएससी के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर लेगी टू ट्रेड देयर स्टॉक। द प्लेटफॉर्म हैज 16 कंपनी फ्रॉम वेस्ट बंगाल दैट हैव रेज्ड अ टोटल ऑफ रुपीज 224.43 CR दोस्तों। तो बेटा क्या बोला गया, अभी तक नेशनल, अभी तक वेस्ट बंगाल की जो बेटा एसएमई है वो 16 एसएमई है जो कि बेटा प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हो चुके हैं, और जिन्होंने बेटा अपना शेयर बेचकर 224.43 करोड़ उठा लिए हैं दोस्तों। तो अभी तक वेस्ट बंगाल की 16 कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है, और इन्होंने बेटा 224.43 करोड़ उठा लिया है दोस्तों। अच्छा, और क्या बोला गया, देखिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, करंटली एनएससी एसएमई इमर्जिंग प्लेटफॉर्म, ये नाम है दोस्तों, ये नाम है प्लेटफॉर्म का, ये नाम है एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म, एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म दोस्तों। तो क्या बोला गया है, करंटली एनएससी का जो बेटा एसएमई इमर्ज प्लेटफॉर्म है, इस पर 396 कंपनियां हैं बेटा, पूरे देश की बात हो रही है, फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स लिस्टेड, एंड टोटल फंड रेस ऑन द प्लेटफॉर्म टिल डेट इज ओवर 7800 CR दोस्तों।
तो बेटा हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो राइट नाउ पूरे देश से करीब 396 कंपनियां बेटा एनएससी के एसएमई एमर्ज प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हैं और करीब करीब 7,800 करोड़ रुपए इतना पैसा उठा चुकी हैं। और क्या बोला गया, द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी हैज क्रॉस ₹94,000 करोड़ रुपए गाइस। और दोस्तों इन 396 कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो करीब 94,000 CR तक पहुंच गई दोस्तों। यानी अगर हम 396 कंपनी का मार्केट कैपिटल निकालें, जोड़ दें इसे, तो कितना का बेटा 94,000 करोड़ रुपए आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर से एक बार देख लीजिए हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो हम क्या बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों पहली बात क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दोस्तों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इनके बीच में बेटा एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट साइन क्यों हुआ दोस्तों, कि जो वेस्ट बंगाल में दोस्तों स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज काम करती हैं, इनको दोस्तों काम करने के लिए फंड मिल जाए दोस्तों। अब बेटा फंड कैसे मिलेगा, तो एनएससी ने क्या बताया, एनएससी ने बताया है कि देखो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एनएससी एसएमई एमर्ज प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर तुम लोग लिस्टेड हो जाओ और अपने अपने शेयर बेचो, इन्वेस्टर तुम लोग की कंपनी पैसे लगाएंगे दोस्तों। हाँ, तो भाई पहले क्या बोला गया बेटा, तो पहले बोला गया कि वेस्ट बंगाल से करीब 16 कंपनियां, 16 जो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, ये बेटा लिस्टेड हो चुकी हैं। और बेटा इन्होंने इस प्लेटफॉर्म से करीब 224.43 करोड़ रुपए उठा भी लिए दोस्तों। फिर क्या बोला गया, पूरे देश की बात दोस्तों। तो बेटा पूरे देश में अब तक 396 कंपनियां हैं जो कि इस पे लिस्ट हो चुकी हैं बेटा, और इन्होंने बेटा इस प्लेटफॉर्म से 7,800 करोड़ रुपए रेस कर लिए हैं। और दोस्तों इनकी जो मार्केट कैपिटल है वो करीब करीब 94,000 करोड़ रुपए है दोस्तों। ठीक है, तो एक पॉइंट दोस्तों ये हमने आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोग, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बेटा क्या है, देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है किसी इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है, और आपसे जो वादा किया गया था वो अब तोड़ दिया गया है दोस्तों। आपसे कुछ और बोला गया था और इंश्योरेंस कंपनी कुछ और आपको डील दे रही है, और आपकी इंश्योरेंस कंपनी से कुछ झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी आपकी बात सुनी नहीं, आपकी बात। सो गाइस, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी बात नहीं सुनता और आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी की कंप्लेन करनी है, तो आप कहां करेंगे दोस्तों, आप कहां करेंगे, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन दोस्तों। एक मिनट, आप कहां करेंगे, आप करेंगे इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में दोस्तों। ठीक है, तो भाई लोग इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है क्या दोस्तों, तो बेटा इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस लोकपाल, जहां पे कस्टमर अपने इंश्योरेंस कंपनी कंप्लेन करता है। ध्यान रहे, इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर की कंप्लेन यहां नहीं कर सकती, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी लेकिन कस्टमर अपने इंश्योरेंस कंपनी कंप्लेन यहां पे कर सकता है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या बोला गया, क्या बेटा बोला गया, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन डिस्पोज 92.28% ऑफ द कंप्लेन इन फाइनेंशियल ईयर 23 दोस्तों। तो फाइनेंशियल ईयर 23 का मतलब यहां पे गाइस हम बात कर रहे हैं 2022-2023 की दोस्तों। तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई लोग 2022-23 में अगर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास मान लीजिए 100 कंप्लेन आई थी, तो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन ने 100 में से दोस्तों 92.28% कंप्लेन रिजॉल्व कर दी। ये बहुत अच्छा डेटा है दोस्तों, ये काफी अच्छा डेटा है, खराब डेटा नहीं है। तो 92.28% कंप्लेन जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या बेटा पूरी इंफॉर्मेशन ये देखिए,
क्या बोला गया? द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन अमाउंट्स दैट इट हैज डिस्पोज ऑफ over 92.28% of the complaint received from the insured दोस्तों. insured मतलब customer, insured मतलब customer during financial year 22-23 दोस्तों, during financial year 22-23. ठीक है, देखिए तो बीमा लोकपाल ने घोषणा की है, उसने वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान बीमा धारकों से प्राप्त 92.28% से अधिक शिकायतों का निपटान किया दोस्तों. तो कहने का मतलब भाई सिंपल सा मतलब है कि 2022-23 में इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ने दोस्तों मिला जुला के 92.28% कंप्लेन रिजॉल्व किए कस्टमर की दोस्तों. ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं. अब क्या बोला गया? देखो, द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन हैज सेटल्ड 51,625 आउट ऑफ 55,946 गाइस. इसका बेटा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि बेटा 22-23 में टोटल 55,946 बेटा कंप्लेन आई थी, जिसमें से गाइस 51,625 कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व हो गई दोस्तों. यानी परसेंटेज में 92.28% दोस्तों, 28%. तो बेटा क्या बोला गया कि 2022-23 में अच्छा देखो गाइस, बेटा इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के हमारे देश में 17 ऑफिस हैं, हमारे देश में 17 ऑफिस हैं. यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखा भी है दोस्तों 17 इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ऑफिसेस. तो बेटा हमारे देश में इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के 17 ऑफिस हैं. तो 2022-23 में दोस्तों मिला जुला के 55,994 केस कंप्लेन आई थी, जिसमें से 51,625 कंप्लेन रिजॉल्व हो गई दोस्तों. यानी 92.2% ऐसे बना दोस्तों. फिर बेटा क्या बोला गया? द दिल्ली ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन हैज क्लियर्ड ऑल 5257 कंप्लेन इट रिसीव्ड ड्यूरिंग 22-23. सबसे ज्यादा कंप्लेन दिल्ली ऑफिस ने मतलब रिजॉल्व किया 100% दोस्तों. यानी इनके पास 5,257 केस आए थे और पूरे केस रिजॉल्व हुए दोस्तों. तो दिल्ली ऑफिस के पास 5257 कंप्लेन आई थी, इन्होंने 100% अपना कंप्लेन रिजॉल्व किया दोस्तों. ठीक. नंबर 2 पे गाइस, कोलकाता ऑफिस इन वेस्ट बंगाल रिजॉल्व 100% ऑफ कंप्लेन इन द 23 दोस्तों. इनके पास 3,027 कंप्लेन दोस्तों आई थी. नंबर 2 कोलकाता ऑफिस दोस्तों 3027 और 100% केस सॉल्व हुआ दोस्तों. ये चेन्नई छोड़ देना, ये सब छोड़ देना, इतना डीप इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी. तो दिल्ली बेटा 5257, एक मिनट, 5257 एंड कोलकाता 3027 दोस्तों. अच्छा, और क्या बोला गया देखिए, तो अबाउट 60% ऑफ दिस कंप्लेन, अबाउट 60% ऑफ दिस कंप्लेन वेयर अगेंस्ट द हेल्थ इंश्योरेंस. ठीक. एंड 40% ऑफ दिस वेयर इन लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज व्हीकल इंश्योरेंस दोस्तों. इसका बेटा मतलब, इसका मतलब गाइस कि जो केसेस आए हैं, जो कंप्लेन आए हैं, कितने बेटा आए हैं देख लीजिए. तो कितने? 55,946. तो बेटा 55,946 जो केस आए हैं दोस्तों, इसमें 60% केस आए हैं हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस. ठीक है गाइस. और गाइस 40% में आपका दोस्तों क्या है? व्हीकल इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है. ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों. तो एक पॉइंट आपको दोस्तों ये पढ़ना था जो आपने यहां पे देख लिया. ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं दोस्तों. आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे न्यूज नंबर 13 की दोस्तों. न्यूज नंबर 13 क्या लिखा है बेटा देखिए, लिखा है एको इंश्योरेंस. एको बेटा इंश्योरेंस कंपनी है, इसने पार्टनरशिप किया है विद द आर माधवन, विद द आर माधवन एज देयर वॉइस ऑफ द कस्टमर, एज देयर वॉइस ऑफ द कस्टमर दोस्तों. देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, तो पब्लिक जो है बेटा, ये एक बार तो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी पर भरोसा कर लेती है, लाइक LIC पर, लेकिन दोस्तों प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी पर हमारी जनता बिलीव नहीं करती है. तभी बिलीव बेटा कर पाएगी जब कोई आगे से बताने वाला होगा कि नहीं जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो दोस्तों. तो आर माधवन को चुना गया दोस्तों क्या? वॉइस ऑफ द कस्टमर. इसका बेटा मतलब क्या वो देखिए दोस्तों, इसका मतलब तो एको दो बेटा, ये एक इंश्योरटेक कंपनी है दोस्तों. इंश्योरटेक का बेटा मतलब क्या होता है? बेटा इंश्योरटेक का मतलब होता है एको जो है इसका अपना कोई ब्रांच नहीं है, कोई ऑफिस नहीं,
ये कंप्लीटली काम ऑनलाइन करती है। ठीक है, तो एको दोस्तों एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने गाइस क्या किया, मेकिंग इंश्योरेंस कन्वीनियंट, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल फॉर इंडियंस, हैज पार्टनर विद द रिनाउंड एक्टर आर माधवन एज इट्स वॉइस ऑफ द कस्टमर। तो भाई कहने का मतलब मैंने क्या बोला कि जो भारतीय जनता है दोस्तों वो वैसे भी बिलीव करती नहीं चीज़ों पर। अब आपकी कंपनी ऑनलाइन काम करती है तो एक इंडियन कैसे करेगा भरोसा दोस्तों। तो एको ने बेटा अपने बिजनेस को कन्वीनियंट बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और एक्सेसिबल बनाने के लिए बेटा आर माधवन से एग्रीमेंट किया एज अ वॉइस ऑफ द कस्टमर। इसका बेटा मतलब क्या हुआ देखिए, तो दिस कोलैबोरेशन एम टू डिस्पेल कॉमन मिसकॉन्सेप्शन अबाउट इंश्योरेंस एंड एम्पावर कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। दोस्तों इसका बेटा मतलब ये होगा कि एको इंश्योरेंस कंपनी के एड में आर माधवन की आवाज रहेगी, जिसमें वो अपील करेंगे दोस्तों कस्टमर से कि भाई आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। मतलब एको कंपनी काफी अच्छी कंपनी है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इससे बेटा फायदा क्या होगा कि जो पब्लिक है उनका ट्रस्ट आएगा दोस्तों। तो वॉइस ऑफ कस्टमर आर माधवन अपॉइंटेड बाय एको इंश्योरेंस कंपनी, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, लिखा है दोस्तों S&P ग्लोबल फोरकास्ट रिडक्शन इन द इंडियन बैंक्स NPA to 3.5% and net interest margin to 2.9% by the financial year 25। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, तो फाइनेंशियल 25 का मतलब दोस्तों यहां पे 2024-25 की बात हो रही है। ठीक है, यानी 24-25 में दोस्तों जो भारतीय बैंक है इनका NPA 3.5% कम हो जाएगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.9% कम हो जाएगा दोस्तों। इसका बेटा मतलब देखिए क्या बात हो रही है, देखिए तो भाई S&P ग्लोबल ने प्रोजेक्ट किया है और डिक्रीज इन इंडियन बैंक NPA टू 4.5% बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर 23-24 एंड दोस्तों और ही कम होगा, फिर ये 3.5% कम हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर 24 दोस्तों। यानी इस कहने का मतलब क्या है देखो, तो बेटा S&P ने क्या बोला है, S&P ने बोला है कि जो भारत में NPA है दोस्तों ये 2023-24 खत्म होते होते दोस्तों, ये खत्म होते होते ये बेटा 4.5% हो जाएगा और 24-25 ये खत्म होते होते दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये 3.5% दोस्तों हो जाएगा। तो इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अब क्या बोला गया, एंटिसिपेट डिक्लाइन इन वीक, नहीं ये नहीं पढ़ना है, ये छोड़ दीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन न्यूज से हटकर है, फालतू आप पढ़ेंगे टाइम भी लॉस होगा, मतलब भी निकलेगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, देखो और बेटा क्या हो, ये तो क्लियर है हमको 4.5% और 3.5%। एक चीज और लिखी गई है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.9% बाई ये। अब ये दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है दोस्तों, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बेटा मतलब क्या होता है, देखिए जैसे गाइस मान लीजिए दोस्तों अगर एक बैंक की बात करें गाइस, तो एक बैंक बेटा जब अपने कस्टमर को लोन बांटता है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए कस्टमर बेटा, तो बैंक ने बोला कि तुम्हारा लोन 8% का है। अब क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि ये डिसाइड कैसे होता है ब्याज, ये ब्याज डिसाइड कैसे होता है दोस्तों, ये बेटा ऐसे होता है, देखिए वो सिंपल सी बात है भाई, बैंक लोन बांटता है बेटा ठीक है, लेकिन बैंक के पास नोट छापने की मशीन थोड़ी ना होती। अगर बैंक के पास नोट छापने की मशीन नहीं है तो बैंक पैसे कहां से लाता है बेटा, तो भाई मैक्सिमम केस में बैंक दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेपो रेट पर लोन लेता है बेटा, और वही पैसा दोस्तों ये आपको बांटता है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल रेपो रेट 6.5% है दोस्तों, तो अगर बैंक आरबीआई ने बैंक से लोन लिया, आरबीआई ने बैंक को लोन दिया, ठीक है गाइस, तो मतलब बैंक को आरबीआई का पैसा वापस करना है और ब्याज भी गाइस, तो भाई 6.5% तो वापस ही करना है। तो 8 हमने कैसे लिया बेटा, क्योंकि इसमें गाइस बैंक ने अपना प्रॉफिट जोड़ा और प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ब्याज जोड़ा। मतलब दोस्तों बैंक ने लिया बेटा 8%, आरबीआई दिया 6.5%, यानी गाइस बैंक का अपना
5% बेटा स्टॉक बेच जाना। तो बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोस्तों। तो ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.9%, ये बोल रहा है S&P दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे गाइस एक इंफॉर्मेशन जो हमने आपको पढ़ाया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बेटा है IREDA के बारे में। तो ये दोस्तों हमारे देश की एक सरकारी कंपनी है IREDA। हाँ देखिए, तो बेटा IREDA ने अपना IPO लॉन्च किया है दोस्तों। IREDA ने लॉन्च किया अपना IPO कितने का, 2150 करोड़ रुपए का अपना IPO दोस्तों, विथ अ प्राइस बैंड ऑफ 30 से लेके 32 रुपए दोस्तों। प्राइस बैंड 30 से लेके 32 रुपए दोस्तों। IREDA गाइस, इसने 2150 करोड़ रुपए का अपना IPO लॉन्च किया है दोस्तों, देखिएगा। तो बेटा इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए IREDA दोस्तों, IPO का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचती है, इसे हम क्या बोलते हैं, IPO बोलते हैं। तो गाइस, तो यहां देखिए इंफॉर्मेशन क्या पूरी, देखिए। सो गाइस क्या लिखा हुआ है कि IREDA हैज अनाउंस्ड एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अप टू 2150 करोड़ रुपए दोस्तों। तो पहले ध्यान दीजिएगा कितना अमाउंट है, 2150 करोड़ रुपए का। अच्छा बेटा फिर क्या बोला गया, ये एक सरकारी कंपनी है दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। और इसने अपना प्राइस बैंड रखा है 30 से लेके 32 रुपए पर शेयर फॉर इट्स IPO दोस्तों। तो उसके शेयर की वैल्यू है 30 से लेके 32 रुपए दोस्तों, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, आगे बढ़िए। क्या बेटा बोला गया, इन्वेस्टर कैन बिड फॉर अ मिनिमम ऑफ 460 शेयर इन द IPO दोस्तों। यानी गाइस अगर आप लोग IPO करना चाहते हैं, खरीदते हैं, तो कम से कम 460 शेयर खरीदने पड़ेंगे आपको, कम से कम आपको 460 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो ये बात है बेटा। फिर क्या बोला गया, तो यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट दिखाया है, वो छोड़ दीजिएगा, इतना डीप पे नहीं आना आपको, ठीक है। तो ये देख लो बेटा, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर 30 से 32 हम क्यों बोलते हैं। तो बेटा इसका मतलब ये होता है ना, देखिए वो सिंपल सी बात है, भारत में बहुत सारे इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे दोस्तों, और कंपनी सबको शेयर दे नहीं पाएगी। तो बेटा जैसे मान लीजिए कि ये प्राइस बैंड है दोस्तों। हाँ अब बेटा मान लो मैंने 30 के हिसाब से पैसा लगाया, मतलब 460 इंटू 30, ठीक है। आपने बेटा लगाया 460 इंटू 32। तो बेटा जरा मुझे बताओ किस केस में IREDA को ज्यादा पैसा मिलेगा, इस केस में दोस्तों। तो ये एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है ताकि कुछ लोग को हम छांट पाए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोग, और अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। देखिए, तो इंडियन प्राइवेट बैंक मेक लार्जेस्ट सिंगल डे गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस इन द 7 ईयर दोस्तों। तो भाई प्राइवेट बैंकों ने पिछले 7 सालों में सबसे बड़ी एकल दिवसीय सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। मतलब हर दिन निवेश करते हैं, तो बेटा सबसे ज्यादा निवेश पिछले 7 सालों में एक दिन में, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या इंफॉर्मेशन है गाइस, देखिए। तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक मेड द लार्जेस्ट सिंगल सेक्शन परचेस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड इन 7 ईयर इंक्लूडिंग अ बिग इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा क्या, वही बोला गया कि भारत के प्राइवेट बैंकों ने पिछले 7 सालों में एक दिन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। आगे बढ़िए भाई, क्या बोला गया दोस्तों, दीज बैंक बॉट बॉन्ड वर्थ रुपीज कितना 83.43 बिलियन रुपी दोस्तों। यानी भाई लोग इन्होंने एक दिन में 83.43 बिलियन रुपए, मतलब गाइस $1 बिलियन करीब, 83.43 बिलियन रुपी मतलब $1 बिलियन का बेटा निवेश किया, ठीक। तो भाई क्या बोला गया, सच परचेस सिंस 15 नवंबर 16 एज पर डेटा फ्रॉम द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, पिछली बार 15 नवंबर 16 इसमें ट्रेड बेटा ज्यादा हुआ था, उसके 7 सालों के बाद दोस्तों इंडियन प्राइवेट बैंकों ने एक दिन में दोस्तों कितना 83.43 बिलियन रुपीस इतने का दोस्तों निवेश किया दोस्तों, ठीक है। इस देख लीजिए फिर क्या बोला गया, दिस पुश ओवरऑल बाइंग टू अबव 200 बिलियन रुपीस फ्रॉम नवंबर आफ्टर नेट सेल्स ऑफ 101 बिलियन रुपी इन अक्टूबर दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि अक्टूबर मंथ में टोटल बॉन्ड बिके थे 101 बिलियन,
लेकिन नवंबर में बेटा 200 बिलियन क्यों दोस्तों? क्योंकि एक ही दिन में आपने 83.43 बिलियन परचेस कर लिया था, इसलिए गाइस नवंबर मंथ में 200 बिलियन बॉन्ड बिक रहे हैं। तो एक पॉइंट ये है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या बोला गया, ये सब छोड़ देना, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब नहीं कोई, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड ऑफ फाइनेंशियल 24 सक्सेसफुली इशूड डिस्पाइट लिमिटेड ग्रीनियम। दोस्तों भाई सोवरेन का बेटा मतलब क्या होता है, सरकारी हो जाता है, यानी कि इस भारत सरकार का पहला ग्रीन बॉन्ड दोस्तों, इसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू कर लिया दोस्तों। जबकि बेटा ग्रीनियन इसका मतलब ब्याज होता है, जबकि ब्याज हम कम दे रहे हैं दोस्तों। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23-24 का अपना पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च कर दिया, ब्याज काफी कम है, लेकिन लोग इसे परचेस कर रहे हैं दोस्तों। देखो क्या इंफॉर्मेशन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सफलतापूर्वक रेस किया है 5,000 करोड़ रुपए। यानी कि इस कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रीन बॉन्ड में लोगों ने जो निवेश किया है कितने का, 5,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। थ्रू द फर्स्ट इशुएंस ऑफ द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, मतलब पहला, ये गवर्नमेंट का पहला ग्रीन बॉन्ड है दोस्तों, देख लीजिएगा। फिर क्या बोला गया, इस बॉन्ड की मैच्योरिटी है 5 साल दोस्तों, ठीक, और उसका ब्याज है 7.25%, ठीक है। तो इस बॉन्ड की मैच्योरिटी 5 साल है, यानी जो भी निवेश करेगा उसे 5 साल के बाद अपना पैसा मिल जाएगा, और गाइस ब्याज है 7.25%। और क्या बोला गया, द यील्ड ऑन द 5-year गवर्नमेंट बॉन्ड क्लोज, तो ये वही तो है ना। अच्छा तो भाई हाँ देखो ये है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7.25% का ऑफर दिया था, ठीक है। और दोस्तों जब ये बॉन्ड बंद हुआ तो डिमांड बढ़ रही थी गाइस, तो अंत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका ब्याज 7.27 कर दिया था, लेकिन ब्याज 7.25% ही है। ये गवर्नमेंट देखती है बेटा क्या, कि जब बॉन्ड तेजी से हमारा बिक रहा है और लास्ट टाइम है बेचने का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा ब्याज ऑफर कर देती है। बट 7.25 ही है, लास्ट गया 7.27 तक गया दोस्तों। फिर बेटा क्या बोला गया, देखिए, एज ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल 24, सॉरी, एज पार्ट ऑफ द FY24 बोरिंग प्रोग्राम, द गवर्नमेंट प्लान टू रेस और टोटल 20,000 करोड़ रुपीज थ्रू, देखो इसका बेटा मतलब, इसका मतलब ये इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल 20,000 करोड़ रुपए का सोवरेन ग्रीन बॉन्ड परचेस करेगा इस साल, ठीक है। फिर क्या बोला गया, द इशुएंस शैल कंप्राइज ₹10,000 करोड़ रुपीस ऑफ 30-year ग्रीन बॉन्ड एंड एन एडिशनल रुपीज। हो इसका बेटा मतलब क्या, दो इसका मतलब है ये 20,000 कैसे मिलेंगे, 5,000 करोड़ रुपए दोस्तों बॉन्ड है जो 5 साल के लिए था दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए 10 साल के लिए इशू करेगी दोस्तों आगे, और एक दोस्तों 10,000 करोड़ का बॉन्ड होगा 30 साल की मैच्योरिटी वाला। यानी कि इस कहने का मतलब क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि हम 20,000 करोड़ रुपए का ये बॉन्ड परचेस करें, मतलब इशू करेंगे। 5 हमने पहले ही कर लिया 5 साल की मैच्योरिटी वाला, 5,000 हम फिर करेंगे 10 साल मैच्योरिटी वाला, और 10,000 करोड़ रुपए 30 साल की मैच्योरिटी वाला। देखिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा क्या बोला गया, सेबी अनवील्ड इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म दोस्तों, ठीक है। तो बेटा सेबी ने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों। देखिए क्या बात हुई, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मार्क्ड a significant milestone with the official launch of the investor risk reduction access platform at a BSE दोस्तों। तो बेटा सेबी ने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म IRRA प्लेटफॉर्म दोस्तों लॉन्च किया, कहां, BSE में दोस्तों, ठीक है। और बेटा क्या बोला गया दोस्तों, इतना ही पढ़ लो काफी है, हाँ इतना ही पढ़ लो काफी लगा इसमें दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की। देखिए यूनिफी कैपिटल गेट्स सेबी नॉट टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया दोस्तों। यूनिफी कैपिटल दोस्तों ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, और दोस्तों सेबी ने इन्हें मतलब अपना वो दे दिया, अप्रूवल दे दिया कि आप भारत में म्यूचुअल फंड बिजनेस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। देखिए बेटा क्या बोला गया, तो यूनिफी दोस्तों
यूनिफी कैपिटल, ये पिटल गलत लिखा, कैपिटल, said it had received SEBI in principle approval to commence mutual fund business guys। तो चेन्नई स्थित यूनिफी कैपिटल ने कहा है कि उसे म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए सेबी की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई दोस्तों। तो एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये था। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट देखिए। तो बेटा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्स विद द रेपीपे फिनटेक टू एनहेंस डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। देखिए भाई जना स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों हमारे देश का स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसके पास इसका ऐप नहीं है, ऐप मतलब ये आईटी पे काम नहीं करता गाइस, लेकिन दोस्तों कस्टमर तो हैं जो ऐप यूज करते हैं। तो बेटा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रैपीपे नाम की कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया है, ये एप्लीकेशन तुम्हारा, इंफ्रा तुम्हारा, पैसा हमारा। यानी तुम्हारे जो कस्टमर है, तुम्हारा जो ऐप है, उस पर तुम्हारे कस्टमर को दोस्तों हमारा ऑफरिंग मिल जाएगा। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, देखो दोस्तों। तो गाइस एक ऐप है NYE दोस्तों, ये बेटा जो ऐप है ये है बेटा रैपीपे का दोस्तों, ठीक है। तो बेटा रैपीपे का जो ये एप्लीकेशन है, इस पर गाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने लोन बांटेगा, यही मतलब इसका है, ठीक है। ठीक, तो रैपीपे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कोलैबोरेटेड विद द जना स्मॉल फाइनेंस बैंक टू प्रोवाइड कस्टमर विद अ डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस विया इट्स फाइनेंशियल मोबाइल एप्लीकेशन NYE दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, लिखा है गोल्डमैन सैक्स प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ एट 6.3% इन फाइनेंशियल ईयर इन 24 दोस्तों, 24 लिखा है दोस्तों। हाँ देखिए, तो क्या बेटा बात हो रही है, देखिए तो भाई यहां पर क्या बात हो रही है कि भाई जो हमारा ये गोल्डमैन सैक्स इसने क्या बोला, इसने बेटा बोला है कि मार्जिनली टू 6.3% इन फाइनेंशियल ईयर 24 दोस्तों। यानी भारत का जो ग्रोथ रेट है वो बेटा 24 में 6.3% रहेगा, और जो बेटा 23 में 6.4% था। यानी गाइस यहां पर फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हुई कैलेंडर ईयर की, ठीक है। तो क्या बोला गया कि 2023 में भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 6.4% रहेगा, और 24 में 6.3% ये हो जाएगा दोस्तों। और बेटा क्या बोला गया, इंडिया की GDP इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6.5% इन फाइनेंशियल ईयर 25 दोस्तों। यानी 24-25 की बात हम कर रहे हैं, 6.5% कंपेयर टू 6.2% इन फाइनेंशियल ईयर 24 गाइस। और अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो 23-24 में कितना 6.2 और 24-25 में 6.5% दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई लोग और अब बात करेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए क्या बोला गया, इंडियाज GDP लाइकली ग्रो 7% इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 24। ये बेटा इकरा ने बोला है दोस्तों, ठीक है। ये बात इकरा ने बोली अपने रिपोर्ट में। इकरा हमारे देश की डोमेस्टिक रेटिंग कंपनी है दोस्तों। क्या बोला गया, क्या बेटा बोला गया, अकॉर्डिंग टू इकरा लिमिटेड रिपोर्ट, भारत का जो ग्रोथ रेट है दोस्तों फॉर द सेकेंड क्वार्टर, ठीक, ये गाइस क्या बोला गया, ये 7% रहेगा दोस्तों। तो इकरा ने बोला कि सेकेंड क्वार्टर में मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में भारत का ग्रोथ रेट 7% रहेगा दोस्तों। अच्छा, और क्या बोला गया, तो इकरा मेंटेन अ GDP ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ 6% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। और गाइस उन्होंने एक एवरेज की बात करें, यानी हम चारों क्वार्टर की बात कर लें, उन्होंने क्या बोला कि एवरेज ये 6.6% रहेगा ये दोस्तों। मतलब सेकंड क्वार्टर में 7% बट एवरेज ये 6% रहेगा। तो एक पॉइंट दोस्तों ये। तो गाइस ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन, और आज की इन्फॉर्मेशन में हमने आपसे बात की दोस्तों वीकली फाइनेंशियल अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन की। और गाइस थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके पढ़ा रहा था, क्योंकि बोलना काफ़ी हो जाता, दिक्कत हो जाती है। और ठीक है, हम आपसे कोशिश करेंगे कि हर वीक आपसे मिलें, और जो हमारा वीकली फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसे आपको हम पढ़ाएं दोस्तों। कुछ आपको और भी चाहिए होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। कमेंट का मतलब दोस्तों कि आपको और कैसे वीडियोस चाहिए हमारे लिए, हम वो वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो वीकली फाइनेंशियल न्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मेरा मानना ये है कि इससे कॉन्सेप्ट हमारे दोबारा क्लियर हो जाते हैं, और चूंकि हम बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप किसी की बात कर लीजिएगा, इस मतलब आप चाहे इंटरव्यू की बात कर लें, चाहे कोई बात कर लें,
आपसे कोई बात कर लेंगे गाइस, ये सेक्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू।